व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी मतलब इंट्रावेनस, फ्लूइड मतलब वाटर, यानी कि ऐसा फ्लूइड, चाहे ऐसा वाटर जिसको हम लोग डायरेक्ट नस में देते हैं, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड बेसिकली एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड लिक्विड है जो कि डायरेक्टली वेन में दिया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट फ्लूइड लॉस। किसी प्रकार का अगर फ्लूइड लॉस हुआ है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर हमारे शरीर में होना चाहिए, अगर वो कम गया है किसी भी कारण से, आइदर वो डिहाइड्रेशन हो गया है, डायरिया हो गया है, वोमिटिंग हो गया है, ब्लड लॉस हुआ है किसी एक्सीडेंट में, बर्निंग में, सर्जिकल ऑपरेशन में, तो उस कंडीशन में अगर फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग आईवी फ्लूइड देते हैं। नेक्स्ट वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लॉस। अगर फ्लूइड लॉस होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस देखा गया है, खासकर जब हम लोग को डायरिया, डिसेंट्री वाला केस में आता है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी देखा गया, तो उस कंडीशन में भी आईवी फ्लूइड दिया जाता है। नेक्स्ट है कई प्रकार के मेडिकेशन भी आईवी फ्लूइड के माध्यम से हम लोग इंजेक्ट करते हैं। जब पेशेंट अनकॉन्शियस अवस्था में है, यानी कि वो होश में नहीं है, वो अपने ओरल रूट से, यानी कि ओरली कोई टैबलेट कैप्सूल वगैरह नहीं ले सकता, कोई सिरप नहीं ले सकता है, कोई खाना पानी नहीं खा सकता है, उस कंडीशन में हम लोग आईवी फ्लूइड देते हैं। लेमैन लैंग्वेज में जो पानी चढ़ाने वाला जो प्रक्रिया होता है कि इस पेशेंट को पानी चढ़ाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत में एक्चुअली आईवी फ्लूइड आता है। किसी प्रकार का अगर ब्लड प्रोडक्ट है तो उस केस में भी हम लोग आईवी फ्लूइड का यूज करते हैं। ब्लड प्रोडक्ट में क्या हो गया, जैसे कि ह्यूमन एल्बुमिन, प्लाज्मा, डेक्सट्रैन वगैरह का अगर देते हैं, इवन ब्लड भी देते हैं, तो उस केस में भी आईवी फ्लूइड का हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हम लोग के सामने आई। पहला आ गया है आपका फ्लूइड और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार से हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल बॉडी वाटर। जो भी हेल्दी नॉर्मल एडल्ट है, उसके वजन, उसके शरीर का जो वजन है उसका 60% जो होगा वो पानी ही होता है, टोटल बॉडी वाटर ही होता है। उस 60% का 22% आपका कंट्रीब्यूट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और 38% होता है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर में जो फ्लूइड रहता है, किसी भी सेल के अंदर में जो फ्लूइड या पानी भरा रहता है, उसको हम लोग इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अगेन हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं। पहला हो गया इंटरस्टैटियल फ्लूइड, चाहे इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। इंटर सेलुलर फ्लूइड को हम लोग टिश्यू फ्लूइड के भी नाम से जानते हैं। इंटर सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टैटियल फ्लूइड में ही आपका जितना भी सेल है वो डूबा हुआ रहता है। नेक्स्ट हो गया इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, ऐसे फ्लूइड जो कि वेन में रहते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग ने आयरन और फॉलिक एसिड पे एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोग ने इस पे विशेष रूप से डिस्कशन किया था अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा में मोर देन 90% ऑफ वाटर कंटेंट ही होता है, तो उसी वाटर कंटेंट को हम लोग इंट्रावास्कुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि टोटल बॉडी वाटर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, अगर उसको वाटर में डाल के हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अपना आयनिक फॉर्म में टूट जाता है, यानी कि कैटायन और एनाइन में अलग अलग हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान में कंडक्ट कराता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो अब ये बायोलॉजिकली टर्म में समझना इंपॉर्टेंट होगा कि इलेक्ट्रोलाइट बायोलॉजिकली हमारा कैसा हेल्प करता है। हमारे शरीर में भी मिनी वोल्ट में करंट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करता है, वो, और उसको फ्लो कराने में इलेक्ट्रोलाइट का एक बड़ा योगदान होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट और कुछ नहीं है, जो आयंस और केटाइंस होते हैं बेसिकली, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, यही एक्चुअली मिलके इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। जो बायोलॉजिकली जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है वो ज़रूरी होते हैं फॉर मसल्स एंड नर्व फंक्शन के लिए। मसल्स, जैसे कि हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन चलता है, जैसे कि आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे कार्डियक मसल्स की बात करें तो उसमें फंक्शन क्या है, वो फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, फिर दब रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। उसी प्रकार से शरीर के अलग अलग मसल्स भी उसी प्रकार से काम करते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट आपका हेल्प करता है। दूसरा नर्व सेल्स हैं, वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन नर्व टू अदर नर्व, चाहे वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। तो उस कंडीशन में भी जो नर्व सिग्नल है, सिग्नल जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का योगदान होता है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। हमारे शरीर में जो फ्लूइड है वो अपना एक प्रॉपर कंपार्टमेंट में ही रहते हैं, जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपके सेल में ही पाए जाएंगे, जो इंटरस्टैटियल फ्लूइड है वो आपके टिश्यू में ही पाए जाएंगे, और जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है वो आपके वेन में, यानी कि प्लाज्मा में ही पाए जाएंगे। उसी प्रकार से और भी कई फ्लूइड है।
इसको मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है कि वो एक अपना कंपार्टमेंट छोड़ के दूसरे कंपार्टमेंट में ना चला जाए। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मदद करता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है अपना इलेक्ट्रोलाइट। हमारे शरीर का पीएच लेवल भी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है। ये लिस्ट है नॉर्मल आईवी फ्लूइड का जो हम लोग जनरली हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। जैसे कि पहला हो गया नॉर्मल सलाइन यानी एनएस, जनरली ये 0.9% ऑफ NaCl के साथ आता है। इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा और कम भी हो सकता है, इवन ये 3% 5% ऑफ NaCl के साथ, और कम में यानी कि 0.45 यानी कि 0.9% का आधा कंसंट्रेशन में भी आता है। नेक्स्ट है अपना DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ये कॉम्बिनेशन है नॉर्मल सलाइन का यानी NaCl का और डेक्सट्रोज का। डेक्सट्रोज एक वन ऑफ द शुगर कंपोनेंट है यानी ग्लूकोज। नेक्स्ट आ गया डेक्सट्रोज, बस इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है और कोई इलेक्ट्रोलाइट है और कोई सब्सटेंसेस इसमें नहीं रहता, बस डेक्सट्रोज। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन में आता है डेक्सट्रोज, जैसे कि 5, 10, 20 और 50। नेक्स्ट है RL, जिसको रिंगल्स लैक्टेट भी बोलते हैं। और लास्टली है मैनेटोल। तो ये बेसिकली यही मेन 5 हैं जो आपके नॉर्मली यूज़ होते हैं, और भी कई हैं लेकिन ये नॉर्मली यूज़ होते हैं। टोनिसिटी के आधार पर हम लोग 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। पहला हो गया आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब एक ऐसा आईवी फ्लूइड जिसका कंसंट्रेशन, जिसका जो उसमें कंपोनेंट जो उसमें सॉल्यूट है वो जो मिला हो उसका जो कंसंट्रेशन और जो ब्लड का जो कंसंट्रेशन वो अगर सेम रहेगा, कंसंट्रेशन जो भी उसमें आयंस चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स मिले वो सेम रहेगा, तो हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसोटोनिक का एग्जांपल्स हो जाएगा आपका 0.9% ऑफ NaCl, डेक्सट्रोज 5% और रिंगल्स लैक्टेट। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब एक ऐसा आईवी फ्लूइड जिसमें कि लेस कंसंट्रेशन होता है, लेस इलेक्ट्रोलाइट का, लेस डेक्सट्रोज का यानी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, एज कम्पेयर टू द ब्लड प्लाज्मा, एज कम्पेयर टू ब्लड। जिसमें एग्जाम्पल होता है 0.5% ऑफ NaCl और 0.33% ऑफ द NaCl। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब ऐसे आईवी फ्लूइड जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज है वो ब्लड प्लाज्मा से ज़्यादा पाया जाता है। तो उसमें एग्जांपल होता है 3% ऑफ NaCl, 5% ऑफ NaCl और डेक्सट्रोज जो कि 5% से एक्स्ट्रा है, 5% ज़्यादा है, जैसे कि 10, 20 या 50%, तो वो हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड में आता है। नेक्स्ट अगर देखें तो बेस्ड ऑन पर्पस भी आईवी फ्लूइड को हम बांटते हैं। पहला हो गया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ऐसे आईवी फ्लूइड जिसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है विशेषकर, यानी कि वो ग्लूकोज का एक पार्ट है, तो वो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रोवाइड कराता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि कैटाइन और एनाइन बॉडी में सप्लाई करते हैं, और इसमें आता है आपका NaCl, लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अल्कलाइजिंग सॉल्यूशन में जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस यानी कि एसिडोसिस हो गया है, एसिडिक कंडीशन बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो इस कंडीशन में आता है आपका लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, एसिडोसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एसिडिफाइंग सॉल्यूशन। मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस यानी कि बॉडी में पीएच लेवल ज़्यादा बढ़ गया है रिक्वायर्ड अमाउंट से, तो उस कंडीशन में हम लोग एसिडिफाइंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग का आता है 0.9% ऑफ NaCl। नेक्स्ट है वॉल्यूम एक्सपेंडर, यानी कि ये ब्लड के वॉल्यूम को जनरली बढ़ाने के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग जो डेक्सट्रैन है उसको यूज करते हैं, ह्यूमन एल्बुमिन एंड प्लाज्मा हम लोग इसमें यूज करते हैं। दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ आईवी फ्लूइड। जो भी 5 हम लोगों ने देखा था उसका एक क्लासिफिकेशन है बेसिकली, और अलग अलग बेसिस के आधार पे, एक टोनिसिटी के आधार पर, एक पर्पस के आधार पे। इसका क्लासिफिकेशन और भी कई तरीक़ा से हो सकता है, मैंने बस यहाँ 2 पर्पस में इसको बांटने का कोशिश किया है। नॉर्मल सलाइन NS 0.9% NaCl। इसका कंपोजिशन होता है, इसमें क्या मौजूद रहता है, 0.9 ग्राम्स ऑफ NaCl प्लस वाटर फॉर इंजेक्शन और डिस्टिल्ड वाटर। नॉर्मल सलाइन सबसे नॉर्मल आईवी फ्लूइड जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, विशेषकर डिहाइड्रेशन में। किसी प्रकार का भी डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस हुआ है मल्टीपल रीज़न के कारण, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस प्रकार से, तो हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है जो भी घाव है, जो खुला घाव है उसको धोने के लिए, ड्रेसिंग से पहले साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोई भी जो भी इंजेक्शन उसको डाइल्यूट करने के लिए भी NaCl को यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में देखें। जो भी हाइपर टेंशन वाले पेशेंट है, यानी कि जिनको
हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको ये सेफ्टी से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नमक बेसिकली ये टेबल साल्ट है, ये जो फार्मूला है NaCl, ये टेबल साल्ट का फार्मूला है, तो ये आपका नमक का कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तो उस कंडीशन में आप हाइपरटेंशन को और ट्रिगर कर सकता है और बढ़ा सकता है। तो उस केस में ये थोड़ा सेफ्टी इसमें रखा जाए। और दूसरा रेनल डिजीज है किसी प्रकार का, यानी किडनी का माल फंक्शन वो सही से काम नहीं करता, तो उस केस में भी उसको संभल के लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके कंपोजिशन के बारे में देखें तो इसमें डेक्सट्रोज, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर इंजेक्शन जो है इसमें पाया जाता है। इसका यूज़ जनरली डिहाइड्रेशन के केस में, यानी वाटर लॉस हुआ है उस केस में यूज करते हैं। इसमें डेक्सट्रोज यानी वन ऑफ द शुगर चाहे ग्लूकोज है, तो ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आपके ब्लड में शुगर का जो नॉर्मल क्वांटिटी है, जो नॉर्मल वॉल्यूम है, वो घट जाता है। इंसुलिन शॉक ऐसा कंडीशन जिसमें इंसुलिन का कंसंट्रेशन होता है ब्लड में, वो काफ़ी बढ़ जाता है। इंसुलिन जैसे ही बढ़ता है, इसका हाई कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसको ग्लूकोज लेवल को घटा देता है। तो सेम हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर से नॉर्मल कंडीशन घट गया, तो उस कंडीशन में भी इसको हम लोग DNS को यूज करते हैं। सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में देखें तो डायबिटिक जो पेशेंट है उस केस में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये फिर से उनमें हाइपरग्लाइसेमिया कर देगा, उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, तो उस केस में इसमें सावधानी से उसको यूज किया जाना चाहिए। और दूसरा हो गया हाइपरटेंशन जो पेशेंट है जिनका BP बढ़ा हुआ रहता है उनमें। नेक्स्ट है डेक्सट्रोज D5, D10, D20 और D50 के में आता है, यानी कि जो 5, 10 और 20, 50 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बस डेक्सट्रोज पाया जाता है और वाटर फॉर इंजेक्शन में जनरली रहता है। किसी प्रकार से वीकनेस है और जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, ओरली वो कुछ नहीं खा पी सकता है, तो उस केस में हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए डेक्सट्रोज जो है, प्लेन डेक्सट्रोज हम लोग देते हैं। तो वीकनेस के केस में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। दूसरा हो गया फ्लूइड लॉस, किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन भी हो गया है तो उसको हम लोग इसमें देंगे। तीसरा हो गया बढ़े हुए सोडियम लेवल के केस में, जिसको हम लोग हाइपर नाइट्रेमिया भी बोलते हैं, उस केस में भी इसको दिया जाता है। और फिर से वही इंसुलिन शॉक, यानी कि इंसुलिन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में नॉर्मल से बढ़ गया है, जिसके कारण ग्लूकोज का जो लेवल घटता चला जा रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन एक बनता जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर देखें सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में, तो ये डायबिटिक पेशेंट में सोच समझ के यूज किया जाना चाहिए अंडर प्रॉपर सुपरविजन। नेक्स्ट है हमारा लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन RL। इसको हम लोग हार्टमैन सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। इसका कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर ऑफ इंजेक्शन इसमें पाए जाते हैं। जो लिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, जो भी कंपोजिशन है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपोजिशन, वो सिमिलर होता है हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसका यूज जनरली होता है डिहाइड्रेशन के केस में, विशेषकर जो परसेंटेज ऑफ बर्निंग है वो ज़्यादा है, और उस केस में अगर फ्लूइड लॉस हुआ है उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं लिंगर लैक्टेट। ट्रॉमा के केस में, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है उसमें ब्लड लॉस हुआ तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं, और सर्जरी। तो इस केस में अगर किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन हुआ है तो विशेषकर इसको हम लोग यूज करते हैं। बर्निंग, ट्रॉमा और सर्जरी के केस में लिंगर लैक्टेट सोल्यूशन यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया भाई, ये तो हो गया डिहाइड्रेशन। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है वो सिमिलर होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो इसी के लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको देते हैं। नेक्स्ट हो गया हाइपोटेंशन, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर है वो घट गया है, नॉर्मल से भी घट गया है, उस कंडीशन को हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। उस कंडीशन में भी लिंगर लैक्टेट सोल्यूशन का यूज किया जाता है। रिंगर्स लैक्टेट के सेफ्टी अलर्ट्स के बारे में देखें तो जो भी हाइपरटेंशन पेशेंट है, जिनको हाई BP का पेशेंट है, उनको ये सेफ्टी के साथ दिया जाना चाहिए। रेनल डिजीज़ है, किसी प्रकार का किडनी माल फंक्शन है, किडनी सही से काम नहीं करता, उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यानी कि एसिडिक कंडीशन अगर शरीर में बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको देते हैं। और ये ब्लड प्रोडक्ट के साथ कॉम्पेटिबल नहीं होता है, तो इसको रिंगर्स लैक्टेट को बेसिकली ब्लड प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है मैनिटॉल सॉल्यूशन। इसमें जो कंटेंट रहता है उसमें होता है 20 ग्राम्स मैनिटॉल और वाटर फॉर इंजेक्शन में पाया जाता है। बेसिकली डायूरेटिक्स है, यानी कि ये यूरिन के कंसंट्रेशन को, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। ये डिहाइड्रेशन में नहीं, ये जब हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में वाटर आ जाता है, कहीं एडिमा हो जाता है, एक्सेसिव वाटर जम जाता है, उस कंडीशन में हम लोग मैनिटॉल को यूज करते हैं। ये सबसे अलग है मैनिटॉल, क्योंकि ये डायूरेटिक्स है, यानी कि ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है और इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट जो मतलब कि वाटर लॉस बेसिकली हमारे शरीर से ये कराता है मैनिटॉल।
तो ये किस केस में यूज करते हैं? जब हमारे शरीर में इडीमा होता है। इडीमा मतलब स्वेलिंग, उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे कहीं पर वाटर कंसंट्रेशन अधिक अकुमुलेट हो जाना, जम जाना, उसको उस कंडीशन को हम लोग इडीमा बोलते हैं। तो बेसिकली ब्रेन और आई के पास में किसी प्रकार का इडीमा या स्वेलिंग अगर पाया जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड वहाँ पर जम गया है आइदर ब्रेन में चाहे आई के आसपास, तो उस कंडीशन में उसको वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि मैनिटोल डायूरेटिक नेचर का होता है। ओलिगोयूरिया यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि यूरिन आउटपुट बहुत ही लो रहता है, बहुत कम यूरिन बाहर आ पाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग मैनिटोल सॉल्यूशन यूज करते हैं। सेफ्टी अलर्ट सही है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कहीं ये डिस्टर्ब ना करते, तो उसको ये ध्यान में रखते हुए इसको यूज किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा में जगह तो आइसोलाइट पी जनरली एक आईवी फ्लूइड है जिसको हम लोग बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज करते हैं टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।